हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आजाद भाई और आज आप ज्ञान की चिंगारी चैनल के माध्यम से आज बादल कैसे बनते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही कम समय में आपको बता के फ्री कर दूंगा। बहुत ही इजी तरीके से है। देखिए, आप कहीं भी घूमने जाते होंगे, बारिश के दिनों में अक्सर हमेशा यही सवाल आता है कि बादल बनते कैसे हैं, भाई पानी गिरता कैसे है और इसे बनने में कितना प्रक्रिया लगती है, ये किस किस प्रक्रिया से होके गुजरता है, ये सारी चीजें आज मैं बता दूंगा। जितने भी आपके अंदर जितने सवाल हैं, देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं सिखाने के लिए और सीखने के लिए, बहुत कुछ हैं। यदि आप चैनल पे इसे बने रहेंगे, ज्ञान की चिंगारी चैनल में बने रहेंगे, तो ये मानिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा स्लोगन है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, किस्मत बदलने के लिए एक सेकंड ही काफी होते हैं। क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है और ज्ञान वही है जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमारे साथ है, पर हम जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते हैं। साइंस क्या कहता है आपको बताते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है, आज की वीडियो के टॉपिक है कि बादल बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं बादल। इनकी छोटी सी एक प्रक्रिया है भाई, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ध्यान से मन लगा के थोड़ा सा अगर फोकस करोगे ना, तो बिल्कुल इसको समझ जाओगे। देखिए, सूर्य को सब पहचानते, कौन नहीं पहचानता। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की रोशनी, जो ऊष्मा होती है वो सीधी धरती पे आती है और धरती पर बहुत सारी नदियां, तालाब, बहुत सारे समुद्र, तालाब, नदियां, बहुत सारे ऐसे स्रोत होंगे। और धरती पर जहां पर भी पानी का स्रोत है, जहां पर भी पानी है, वहां पर सूर्य की रोशनी गिरती है सीधा पानी पे। आपको सिंपल से एक तालाब का उदाहरण देके बताता हूं। सूर्य की रोशनी से, सूर्य के किरणों से जो ऊष्मा आती है वो सीधा पानी को गर्म करती है और गर्म करके इसके वाष्पीकरण शुरू कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण, भाई आप रोज चाय बना के पीते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप रोज चाय बना के पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते होंगे, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, लेकिन आपने इस प्रक्रिया को तो जरूर देखा होगा कि जब चूल्हे पे तपेली रखी जाती है और आग जलाया जाता है और नीचे से जब उनको ऊष्मा दिया जाता है तो वो पानी गर्म होती है। जब वो पानी गर्म होती है तो उसकी जो ऊष्मा है, भाप बोलते हैं उनको, वेपर कहा जाता है, जो भाप है वो उड़कर ऊपर की ओर उड़ती है। अब ऊपर की ओर क्यों उड़ती है भाई? क्योंकि जो वाष्प होता है और जो हवा जो गर्म होती है, वो हवा जो गर्म होती है वो आकाश की ओर ऊपर की ओर उड़ती है। जो गर्म चीजें होती है, वो गर्म हवा जो होती है वो आकाश की ओर ऊपर की उड़ती है। ठीक इसी प्रक्रिया से समझेगा। सूर्य की रोशनी से यहां पर पानी पर गिरने पर सूर्य की रोशनी ऊष्मा से यहां पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से वाष्प जो होता है वो गर्म होकर हल्का हो जाता है, वो आकाश की ओर उड़ता है। अब जब वो आकाश की ओर उड़ता है तो सीधा आकाश में ठंडे क्षेत्र में, ठंडे प्रदेश में पहुंच जाता है। जब वो ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाता है तब यहां पर ठंडी हवाएं होती हैं बहुत सारी, और ठंडी हवाओं में ये कूलिंग होना शुरू हो जाता है। कूलिंग होना मतलब ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। जो वाष्प गर्म था वो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर ठंडा क्षेत्र होता है, जो वायु होता है वो ठंडा होता है। अब यहां पर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन क्रिया मतलब आपस में मिलना शुरू हो जाता है। वो जो वाष्प होता है धूल मिट्टी कणों से, जो आकाश में धूल मिट्टी कण होते हैं, और जो धुआं होता है, ये नमक के दाने होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आकाश में, उनके साथ मिलना शुरू हो जाता है। जब वो उनके साथ मिलता है तो उनके साथ जमता है, क्योंकि कूलिंग क्षेत्र है ना, वहां पे जमता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो आपस में एक पानी के जो बूंदे होती हैं, वो कण होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। पानी के जो बूंदे हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। और जब पूरे सब एक साथ में ये प्रक्रिया, एक साथ में संघनन क्रिया शुरू होती है ना, तो संघनन क्रिया के साथ शुरू होती है तो ये पूरा बादल का रूप ले लेता है। और जब वो बादल का रूप ले लेता है तो हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बादल काला है, सफ़ेद है, ये है फलाना डिमका,
थोड़ा अजीब सा, आपको बता देंगे कितने प्रकार के बादल होते हैं, उनका भी टॉपिक लेंगे अपन, लेकिन सब एक साथ सीखना आसान नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझेंगे, डेली एक एक टॉपिक। देखिए बादल बनना शुरू हो गए, जब ये पूरा बादल हवा में, हवा जो आकाश में जो हवा होती है वहां हवा में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि वजनदार हो जाता है, क्योंकि सारे पानी के वाष्पकण ऊपर उड़ के वो पानी के बूंदों के रूप में हो जाता है और वह वजनदार हो जाता है और वो हवा में तैर नहीं पाता है, फिर वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरना शुरू होता है तब हम उन्हें वर्षा या रेन कहा जाता है। इस प्रकार बादल बनता है, इस प्रकार पानी गिरता है। ये है ना वाटर साइकिलिंग है, जिनको अपन वाटर साइकिलिंग, नीचे गिरना फिर ऊपर जाना, फिर नीचे गिरना ऊपर जाना, ये प्रकृति का जो रूल है, जो जल चक्र है, वो बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से ये बादल बनते, ये जल चक्र के भीतर ही आता है। बस हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। समाप्त हो गया, बस आपको थोड़ा सा एक बार याद करा देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। देखिए भाई, सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आती है, उस ऊष्मा से यहाँ पे गर्म होता है, और जब पानी, समुद्र पानी गर्म होता है और वे वाष्प बनकर उड़ता है, और वाष्प जो होता है वो ठंडा, वाष्प जो होता है वह गर्म होते हैं और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं। जब ऊपर की ओर उड़ती हैं तो वो आकाश की ओर जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सारे इमेजिंग करके देखिएगा। फिर आकाश की ओर उड़ती हैं और आकाश की ओर उड़ने के बाद ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। जब ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तो वहां पर आपस में बहुत सारे धूल मिट्टी कणों से मिलना शुरू हो जाता है। जब धूल मिट्टी कणों से मिलना शुरू हो जाता है तो वो पानी का जो कण होता है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब वाटर ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं तो एक वो बादल का रूप ले लेते हैं, और जब बादल का रूप ले लेते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, उसके बाद वो हवा में लटकने के बाद अपना खुद का वजन संभाल नहीं पाते हैं और वो हवा की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार वर्षा का प्रक्रिया शुरू होता है। तब तक के लिए बस आज का टॉपिक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। कि हमारा टॉपिक कौन सा होगा आप कमेंट कीजिएगा और आपको बताते जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप कौन से टॉपिक पे क्या चाहते हैं, बढ़िया सा समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक करें हमारे चैनल को इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत सारे टॉपिक सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक एक बारी से सीखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक टॉपिक, बेसिक छोटे छोटे टॉपिक में आपको सिखाते जाऊंगा और पढ़ाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, ऐसे कि आपके डेली यूज में भी आए और आपको समझ में भी आए और आपके लिए इजी। बादल कैसे बनते हैं और पानी कैसा गिरता है, हम मौसम के बारे में जाने थे, समझे थे, और आज उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता के उससे रिलेटेड एक बात है जिसको हम कहते हैं कि बादल बनते तो सही, लेकिन हमारे मन में कहीं भी और कभी भी एक सवाल फिर वापस आता होगा कि बिजली जो कड़कती है वो कैसे कड़कती हैं, बादल गरजते हैं तो कैसे गरजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कॉमन सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता होगा। आप देखिएगा, आपको एक बोर्ड पर ग्राफ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। हमारा समय ज़्यादा व्यस्त ना हो इसलिए मैं पहले से ही इसको रेडी करके रख लेता हूं, ताकि बाकी सिर्फ समझाने की बात रह जाए। समझाने के लिए पहले से ही सारी चीज़ें बोर्ड में तैयार रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नहीं तो एक एक चीज़ समझाते समझाते घंटों लग जाएंगे और आप बोर हो जाओगे और उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप शुरू करते हैं जैसे कि बादल कैसे बनते हैं, आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए, सूर्य की रोशनी में ऊष्मा बनी थी, यहां से ऊष्मा नदी तालाब में गिरा, वाष्प उत्सर्जन हुआ, वाष्प उत्सर्जन गर्म हवाओं में हल्की हुई और ये सीधा आकाश में चले गए। आकाश में जाने के बाद ठंडा प्रदेश ठंडा हुआ और सारे जो पानी के जो कण हैं, वाष्प हैं, वो पानी के कणों में बदल गए, और वो पानी के कणों में बदलने के बाद बड़े बड़े बर्फ में बदल गए, ठंडा हो गए, और वो ठंडा होने के बाद हवाओं में रगड़ने लग गए। रगड़ खाने के बाद उसमें 2 आवेश उत्पन्न हुए। बादलों में 2 आवेश उत्पन्न हुए, और 2 आवेश उत्पन्न होते हैं वो ऊपर की साइड में प्लस या धनावेश होता है, नीचे की साइड में
ऋण आवेश होता है। इस प्रकार ये बादल में दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारा जो बादल होते हैं अलग अलग होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, खींचातानी होती है, रगड़ाते हैं, तो वहाँ की जो एक्टिविटी है उसमें धनावेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आपको इजीली और आसानी से समझाते हैं। आज का जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं, कल के टॉपिक पर ही रिलेटेड है। आप अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ये ग्राफ है और इसमें बनाया हुआ है बादल, और बादल जो बनता है यहाँ से बनने के बाद ये बादल जो बनता है, ये बादल ऋणावेश और धनावेश दोनों चार्ज उत्पन्न करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं टार्च, बैटरी, कुछ भी, प्रत्येक चीजों में ऋणावेश और धनावेश एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है। माइनस और प्लस को जोड़ के ही हम किसी चीज को भी, जैसे बल्ब हुआ, मोबाइल चार्ज हुआ, ये प्रत्येक चीजों में ऋणावेश धनावेश होता है। ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप यहां से देख सकते हैं, एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, शायद आपको चित्र में दिखता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो बैटरी है यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये उदाहरण की तरफ से इस तरीके से ये दोनों आवेश हैं ये उत्पन्न होता है। इसको इमेजिंग करते जाइए, सोचते जाइए। मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और सोचिए कि मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं। ध्यान से समझते जाना, फोकस करना। देखिए ये बादल है, बादल के अंदर इनके जो हवाओं के रगड़ाने के कारण और टकराने के कारण इसमें दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने सिंपली सी बात है, कभी ना कभी आपके जीवन में कंघी को आपने से करते होंगे, तो बालों से रगड़ाने की वजह से एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप ऐसे कंघी को पास में ले जाके देखोगे तो ये बाल ऑटोमेटिक ही उसको खींचने लग जाएंगे, खींचेंगे, यानी कि धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, उनको खींचता है वो। इसी प्रकार किसी भी पेपर को किसी से रगड़िए और वहाँ पे कोई छोटे से बाल पड़े हो या कोई धूल मिट्टी कुछ पड़े हो, उनको ऐसे उठाने की कोशिश करें, उससे चिपक जाएगा वो। बलून को रगड़ के देखिएगा, बलून में भी वही एक्टिविटी होती है। ठीक इसी प्रकार से दोनों आवेश उत्पन्न हो जाते हैं इस बादलों में भी। समझने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे, और कंफ्यूज हो रहे हैं वो ध्यान से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। देखिए ऊपर की ओर धनावेश और नीचे की ओर ऋणावेश हो जाता है। इसमें जो चार्ज होता है, जो दो चार्ज होते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। तो पहला वाला जो है वो धनावेश और नीचे वाला जो ऋणावेश। अब यहां से ऋणावेश है तो इसको तो धनावेश की जरूरत पड़ेगी। अब ऋणावेश को धनावेश की जरूरत पड़ेगी तो ये अर्थिंग ढूंढेगा, मतलब प्लस ढूंढेगा। माइनस जो होता है वो प्लस ढूंढेगा। अब यहां से एकदम से नीचे की ओर फट के आएगा जोरदार तरीके से। मतलब ये नीचे की ओर आकर्षक क्यों होता है? देखिए यहां से ये ऋणावेश है और यहां से हवाएं हैं। इस हवाओं में से यहां पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये नीचे जो है ये धरती है, ये नीचे जो दिख रहे हैं धरती है, मकाने हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंगे हैं। ये धरती है, ये अर्थ है, इसको अपन प्लस मानते हैं। इसमें धनावेश होता है और बादलों में ऋणावेश होता है। अब यहां पर जो चीज आसानी से मिल जाए और आसानी से जो पास में आ जाए, उसको वो उस केंद्र में, उस सेंटर में, यहां पे जो आसानी से मिल जाए वहां पर उसको आकर्षक करता है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उस नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव के साथ में डिफॉल्ट करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए उनको धनावेश की जरूरत पड़ती है। वो धरती की ओर आकर्षक होता है और उसको धरती की ओर आकर्षक होके प्लस को ढूंढता है। जैसे ही धनावेश उसको मिल जाता है, धरती के नीचे अर्थ मिल जाता है, फट करके एक जोरदार तरीके से आवाज आती है और बहुत जोरदार तरीके से फटता है, और वो बिजली धरती से टकराकर माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस मिल जाता है। प्लस के साथ माइनस न्यूट्रल हो जाता है और ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर इस एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले तो बादल बना, प्लस और माइनस बना, धरती के अर्थ से ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या करेगा, इसको जोरदार फटने के बाद यहाँ पे जो हवाएं होंगी बिजली के आसपास जो हवाएं होंगी, वो बिजली के जो रास्ते में जो हवा होती हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं, क्योंकि ये इतने जोर से यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न हो गई तो वो हवाएं तो गर्म होना स्वाभाविक बात है। और यहाँ पर गर्म होती है तो वो जो हवा जो गर्म होती हैं
वो लगभग 30,000 सेल्सियस डिग्रीज 30,000 सेल्सियस डिग्रीज यहाँ पर देख सकते हैं, 30,000 सेल्सियस डिग्रीज पर यहाँ पर गर्म हो जाती हैं। ये हवाएं इतना गर्म होने के बाद फिर ये हवाएं बहुत तेजी से फैल जाती हैं। ये बहुत ही कम सेकंड में होता है। ये बहुत तेजी से फैल जाती हैं और उसके बाद अचानक फिर फैलने के बाद फिर सिकुड़ती हैं। 30,000 सेल्सियस डिग्रीज पर गर्म होता है ये हवाएं, और ये बिजली के इसके संपर्क में आके फिर एकदम से फैलती हैं और एकदम से सिकुड़ती हैं। अब जब फैलना है वो सिकुड़ना है, इसके बीच में एक ध्वनि उत्पन्न होती है। एकदम से फैलना और एकदम से सिकुड़ना, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को कहा जाता है बादल का गरजना। अब बादल का गरजना इसी में होता है। अब आपने इसमें देखा, बहुत इजी और बहुत सरल है। आपको फिर एक बार बताते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, सिकुड़ना, फैलना, बादल का गरजना और बिजली के कड़कना, भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि बिजली काफी दूर से एकदम से चमक जाती है और उसके बाद चमकने के बाद गरजने की आवाज बहुत धीरे आती है, कभी आती कभी नहीं भी आती। ऐसा क्यों? इस बात को नोट करें। देखिए यहां पे आपको बता दूं, जो बिजली की रफ्तार होती है ना, वो बिजली की रफ्तार कितनी है? प्रकाश की जो गति है ना, 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितने समय में तय करती हैं? सिर्फ 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर बिजली पार कर जाती है। इसलिए हमें पहले बिजली दिखाई देती है। अब ध्वनि हमें बाद में क्यों सुनाई देती है, गरजना बाद में क्यों सुनाई देता है? क्योंकि ध्वनि की जो स्पीड है वो बहुत कम है। कितना? 340 मीटर है। 1 सेकंड में सिर्फ 340 मीटर ही पार कर पाती है। इसलिए जो इसकी जो ध्वनि है, गरजना है, वो धीरे से सुनाई देता है। बिजली पहले चमक जाती है, क्योंकि बिजली बहुत हवा से भी तेज है, बहुत तेजी से। अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं उसको बहुत छोटा से छोटा समझाने के लिए। जिसको अगर समझ में नहीं आता है वो कंफ्यूज ना होइए। और आपको एक छोटी सी बातें आपको समझा देता हूं, लास्ट में ध्यान रखें, क्योंकि अभी पानी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि घर के जब तूफान आए, पानी आए, तो घर के अंदर रहे, पेड़ के नीचे ना खड़े हो, खुले मैदान में ना रहे, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहे, क्योंकि पानी की वजह से बिजली के कहीं से भी फैल सकता है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनका बहुत कम करें उपयोग, और बहुत सावधानी से बरतें, और ज़रूरत पड़े तो चुसप भी रख ले और थोड़ा दूर रखा करें। प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है। प्रकृति एक विशाल है, इसलिए हम इनको छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे प्रश्न के हिसाब से आपको एक साइंस कैसा है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर पिछली बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि बादल कैसे बनते हैं, पानी कैसे बनता है, बादल कैसे गरजते हैं, बिजली कैसे गरजते हैं। आप अपने चैनल पे जाके दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इस वीडियो के एंड में भी देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आपने कभी ना कभी आकाश में वर्षा या बर्फबारिश के दिनों में आपने एक गोल चक्र या एक धनुष के आकार का 7 रंगों का एक विभिन्न पट्टी बड़ी सी पट्टी दिखती होगी, जिसको आपको इंद्रधनुष के नाम पे लोग जानते हैं, उनको देखते हैं। परंपरा, भारतीय परंपरा के अनुसार काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग जानते हैं उसको इंद्रधनुष के नाम पे, जिसको अपन इंग्लिश में रेनबो भी कहते हैं। आखिर ये बनता कैसे है? देखिए सबसे पहले तो पॉइंट नोट करें, आपको इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब वर्षा हो, पानी के बूंदे हो, और सूर्य सामने नहीं बल्कि आपके पीछे की साइड हो, और आपके सामने रेनबो, तब आप रेनबो को देख पाएंगे और पीछे की साइड में आपका सूर्य की रोशनी आती हुई हो। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि भाई सूर्य की रोशनी में श्वेत रंग मतलब व्हाइट रंग होता है, सफेद होता है, टॉर्च की तरह जलता है।
आखिर ये एकदम से 7 रंगों में कैसे बढ़ जाता है? आपको यहां पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ये कांच का टुकड़ा है और इसमें से टार्च जलाया हुआ है और यहां से जाकर अपवर्तन होके 7 रंगों में बट गए हैं। ये रंग ऊपर नीचे नहीं बदलते, ये सेम ही क्रम में रहते हैं। इस प्रकार यहां से ये जो है वो रेनबो बनता है। आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पानी का वाष्प उत्सर्जन होकर जो पानी जाता है ऊपर की ओर और वर्षा जो बनती है वहां पे पानी के कण बनते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं। उन बूंदों में से एक बूंद है, इसको अपन रेन ड्रॉप कहते हैं, मतलब वर्षा का पानी का बूंद है। ऐसे बहुत सारे पानी की बूंदें दिखेंगी और उन बूंदों में से सूर्य के प्रकाश की रोशनी सीधी आती हैं और प्रकाश के बूंदों पर गिरती हैं और अपवर्तन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर, अपवर्तन होकर, प्रकाश का मुड़ना मतलब रिफ्रैक्शन होकर यहाँ से प्रकाश मुड़ता है और पानी के जो बूंद हैं उनसे टकरा कर परावर्तन हो जाता है, जिसको अपन रिफ्लेक्शन के भी कह सकते हैं। परावर्तन हो जाता है और सीधा अपने आंखों पे गिरता है। इस प्रकार से यहां से 7 रंगों में बटकर अपने को ये चीजें दिखाई देती हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको खोजा नहीं गया, ये आदिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने की कोशिश किया। आखिर ये बनता कैसे है? देखिए, 1666 में आप यहां पर देख सकते हैं, 1666 ईस्वी में आइजक नामक एक वैज्ञानिक था, आइजक न्यूटन। इन्होंने 1666 में एक कांच का टुकड़ा लिया जो त्रिकोण हो और उसमें टार्च जलाकर डालने की कोशिश किया और वहां से जो टार्च की रोशनी गई और दूसरी ओर से पर्दे पे 7 रंगों को पाया। तब उन्हें समझ में आया कि आखिर ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी में से 7 रंग कैसे बनते हैं। यहां से टार्च लाइट जलाया, 7 रंगों को यहां पे वर्ण विपक्षण कर दिया। सबसे पहला जो रंग बनता है वो रेड कलर का बनता है, दूसरा ऑरेंज बनता है, तीसरा येलो बनता है, उसके बाद ग्रीन बनता है, ब्लू बनता है, इंडिगो बनता है, वायलेट बनता है। सिंपल सी भाषा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, धनुष का निर्माण कैसे हुआ, ये चीजें यहां से उनको समझ में आया। तब इसको अपन समझ पाते हैं कि पानी की बूंदे गोल होते हैं, पानी की बूंदे की फिर इनके बारे में अपन जानकारी ले पाए। पहले तो अपने जो भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि जो इंद्रदेव होता है, एक आस्था भाव से देखें तो इंद्रदेव जो होता है वो वर्षा का देव माना जाता है, बारिश करने वाला देव माना जाता है। तो इंद्र जो वर्षा होते हैं उसको इंद्रदेव कहते हैं। और जो एक पट्टी सी बन जाती है 7 कलर में गोल, वो धनुष के आकार का बनता है, उन्हें अपन धनुष कहते हैं। फिर 7 रंगों को मिला के जो बना वो इंद्र धनुष कहने लगा उनको, क्योंकि वो जो धनुष बना वो इंद्र धनुष बना। मतलब साइंस कहता है कि श्वेत रंग में एक पट्टी बना जिसको अपन रेनबो कहते हैं और उनका नाम ही इंद्रधनुष पड़ा। और इसी के हिसाब से वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश किया और एक प्रिज्म के माध्यम से, कांच के टुकड़ों के माध्यम से, त्रिकोण के माध्यम से यहाँ पर इसको 7 रंगों में से बांटने की कोशिश किया। और जब यहाँ से प्रिज्म में से गुजारा और एक साइड में से ये चीज़ें प्राप्त किया, तब उन्हें समझ में आया कि इंद्रधनुष इस प्रकार से बनता है। अब इसमें से कुछ चीजें हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको बताता हूं, यहां पे जो ये लिखा है अपवर्तन और यहां पे परावर्तन, ये डिस्पर्जन है जिसको अपन वर्ण विपक्षण, मतलब यहां से कलर अलग होते हैं। तो सूर्य की रोशनी सीधी बूंद पानी के बूंदों पे गिरता है
और यहां से सीधा अपने आंखों पे परावर्तित होके चले जाता है। यहां से परावर्तन होता है और यह अपवर्तन होके चले जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन जो टकरा के वापस हो जाए, ध्यान से सुनिए। फिर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है टकराया लेकिन मुड़ गया। एक छोटा सा उदाहरण, आप एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लीजिएगा, वहां पर इसी पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, चम्मच वगैरह कुछ भी चीजें उसके अंदर डुबाने की कोशिश करें, वो रहेगी तो सीधी, लेकिन आपको बाहर से दिखेगी मुड़ गई, वैसे टूटा हुआ मुड़ा हुआ सा दिखेगा। इसी को अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो आप आईने में से देखते हैं, जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं या टार्च डालते हैं दर्पण में, तो वो टकरा के उसका द्वीप जो रहता है वो रोशनी वापस चली जाती है या उसी दिशा में मुड़ जाती है, उनको कहते हैं परावर्तन। जो टकरा के परावर्तन हो जाता है, टकरा के वापस अपने दिशा में चले जाता है, उसे कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूं, वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इंद्रधनुष का नाम क्यों बना? इंद्रधनुष का नाम क्यों बना? देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार पहले इंद्र को वर्षा का देव कहा जाता था, वर्षा का देव कहा जाता था। फिर उसी के नाम के हिसाब से उन्हें इंद्र का जो धनुष के आकार के 7 रंगों में पट्टी बनती है उसे कहा जाता है इंद्रधनुष। और कोशिश करेंगे वैज्ञानिक कौन था और कब हुआ। देखिए, वैज्ञानिक कौन था और ये कब हुआ, इनके बारे में जानकारी 1666 ईस्वी में हुआ और आइजैक न्यूटन ने इनको समझा के दिया कि ये भाई इस प्रकार से हैं। इंद्रधनुष की खोज नहीं हुई तो कैसे समझे? देखिए, इंद्रधनुष की तो खोज नहीं हुई, बहुत सारे लोग देखते भी थे पर समझने की कोशिश किए, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने उनको समझने के प्रिज्म के माध्यम से इनको समझने की कोशिश किया। उनके बाद कह रहे हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए भाई, इंद्रधनुष 7 कलर के होते हैं। अ प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। ये जो रंग होते हैं वो 7 कलर के होते हैं और ये जो मुड़ जाते हैं अपने दिशा में, जैसे ये सीधे यहां से इधर जाना चाहिए तो ये नीचे की ओर मुड़ा, यहां से थोड़ा और नीचे मुड़ेगा, अपवर्तन होता है। तो ये जो वर्ण विपक्षण होता है ये अपने रंगों के हिसाब से मुड़ जाता है। जो रंगों का जो व्यव होता है उनके अनुसार ये मुड़ जाता है। जैसे लाल रंग का व्यव कितना होता है, ऑरेंज का कितना होता है, येलो का कितना होता है, उनके हिसाब से ये नीचे की ओर झुकते जाते हैं और उनके हिसाब से एक वर्ण विपक्षण जम जाता है, रंगों का एक क्रम जम जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन इनको समझ लिए। अब परावर्तन अपवर्तन आपको बता चुका हूं कि भाई परावर्तन मतलब क्या होता है, कि आपको मैंने अभी भी उदाहरण दिया मैंने, जो टकरा के वापस चले आए, जैसे दर्पण है, अपना चेहरा दिखते हैं या लाइट डालते हैं दर्पण में तो वो टकरा के अपने दीप जो होता है वापस अपनी ओर आता है, वो परावर्तन है। और अपवर्तन क्या होता है, जैसे पानी के गिलास में आपने चम्मच डाला, पेन डाला, पेंसिल डाला, तो आपको बाहर से वो टेढ़ी और मुड़ी हुई दिखेगी। हालांकि वो मुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन वो बाहर से आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, उसको कहा जाता है परावर्तन। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं से और हमारा जो टॉपिक है यहीं से ख़त्म करते हैं। आपको बताएं, आज अपन ने सीखा कि भाई जो आकाश में रेनबो होता है, जिनको अपन इंद्रधनुष कहते हैं, वो कैसे बनता है, इसको अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश किया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया इस टॉपिक को वापस समझ लीजिएगा। और हमारा चैनल को बस यहीं तक समाप्त करते हैं अभी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और सारे चैनल शॉर्ट्स वीडियो और फुल वीडियो देखते रहें। और आप एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार समझने की कोशिश करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और लाता रहूँगा। आप हमें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए इस चैनल को यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।